सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो आज के इस लाइव सेशन के माध्यम से हम विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2018 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए जो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उन्हीं के पैटर्न पर आपके पेपर को सेट किया जाता है। ठीक है, तो एक बार आप पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और केवल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन और आंसर बताते चले जाएँ। हम आपको अच्छे तरीके से उसको जो है एक्सप्लेन भी करेंगे कि भाई कहीं अगर दिष्ट धारा जैसे यहाँ पे आ गया है तो दिष्ट धारा होता क्या है, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जो भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए 2018 का पेपर में जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो ये था कि निम्नलिखित में से दृष्ट धारा का प्रयोग किसमें करते हैं, और 4 ऑप्शंस आपके दिए गए थे। सबसे पहले हम जान लेते हैं दृष्ट धारा होता है क्या। दृष्ट धारा को आप दोस्तों डीसी करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी करंट भी कहते हैं। और एक और करंट होता है जिसको हम कहते हैं एसी करंट। अब ये एसी और डीसी करंट होता क्या है? तो दृष्ट धारा उस धारा को कहते हैं जो एक डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, एक दिशा में चलती है। आप लिख देंगे अगर आपसे पूछता है कि दृष्ट धारा क्या होती है, तो एक दिशा में चलने वाली धारा को हम दृष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसका दूसरा वाला एसी वाला, वो क्या होता है? मतलब इसका जो हमेशा जो इसका वो होता है, क्या कहा जा सकता है, जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होते रहता है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? चेंज होना। जब कोई चीज़ चेंज होता रहता है, ठीक है, परिवर्तनशील जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आपका एसी अल्टरनेटिंग कहते हैं। ठीक, और डायरेक्ट का मतलब भाई एक ही दिशा में चलता रहता है, ये चेंज नहीं होता है, इसका जो है फ्लक्चुएशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट क्या होता है। अब देखिए डीसी करंट जो आपका होता है, दृष्ट धारा जो होती है, इनका प्रयोग आपके बैटरीज में किया जाता है, छोटे बहुत सेल्स में किया जाता है। सेल में, बैटरी में, इन सब में इसका प्रयोग आपका होता है। सेल हो गया, बैटरी हो गया, इन्वर्टर की बैटरी में भी आपका होता है। ये सब में जो है आपका दृष्ट धारा का प्रयोग होता है। मोबाइल के चार्जर में, साथ ही साथ आपके जितना भी जनरेटर वगैरह होता है उसमें भी, सब में जो है आपके दृष्ट धारा का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए दृष्ट धारा का प्रयोग किस में होता है। तो जो टॉर्च होता है ना, टॉर्च में आप जानते हैं छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं, सेल्स लगे होते हैं। ठीक, तो इन सेल्स में जो होता है दृष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो ये होता है युगलिना होता है। इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो युगलिना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव और निर्जीव के बीच की कौन सी कड़ी है? जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बताइए, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का आप इंटरमीडिएट बताइए। तो ये आपका दोस्तों होता है क्या? वायरस। याद रखिएगा, इसको आप वायरस को कहते हैं, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, वायरस को आप जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था चुंबक के बारे में। लिखा हुआ था चुंबकीय पदार्थ है, 4 ऑप्शंस लिखा हुआ था, इसमें पूछा हुआ था चुंबकीय पदार्थ क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चुंबक क्या होता है। चुंबक आप सभी जानते होंगे। ठीक है, चुंबक का कुछ ऐसा पदार्थ जिसमें क्या किसी भी चीज़ को चिपकाने की या फिर उसको किसी भी चीज़ को आकर्षण के या फिर प्रतिकर्षण का जिसमें बल होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण के बल वाले किसी भी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ हम कहते हैं। आप सभी जानते हैं। ठीक, तो चुंबक जो आपका होता है, यानी कि जो आपका मैग्नेट होता है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपसे पूछा जाता है। तो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है उसको चिपकाने की प्रॉपर्टी, जिसको हम अट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, आकर्षण बल उसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ को क्या करने की? प्रतिकर्षण करने का, यानी कि रिपेल करने का, रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन की भी प्रॉपर्टी होती है। देखिए अब बात आती है कि भाई किन चीज़ों को वो चिपकाएगा और किन चीज़ों को वो रिपल करेगा। तो जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनको वो चिपकाता है। तो वही आपसे पूछा गया था कि बताइए चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं। तो चुंबकीय पदार्थ में आपका लोहा आ जाता है, स्टील आ जाता है, स्टील प्योर स्टील आता है। ठीक है, लोहा, स्टील, ये सब कुछ ऐसे हैं कि जो आपके चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो आपके ऑप्शन में लोहा दिया हुआ था, लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चुंबक से आपसे 1-2 क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कभी कभार। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछेगा बताइए कि चुंबक में अगर कौन से दो कब जो है चुंबक आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है, मतलब कब आपस में एक दूसरे को चिपकाता है और कब एक दूसरे को दूर भगाता है, प्रतिकर्षण कब करता है।
तो याद रखिएगा कि देखिए चुंबक जो होता है, एक चुंबक जब कभी भी हम लेते हैं, एक छोटा सा हम बार मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो होता है हमेशा दो टाइप की पोलरिटी होती है, यानी कि दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ ध्रुव होता है और एक साउथ ध्रुव होता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव, दो ध्रुव इसमें होते हैं, ठीक। इसमें एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी एक मैग्नेट को या फिर एक हम कह सकते हैं कि एक किसी भी एक चुंबक को हम क्या करते हैं, इसको लटका दिया जाए एक दीवार से या फिर किसी भी चीज़ से हम रस्सी बांध करके बीचों बीच से लटका दें, तो जिधर आपका जैसे मान के चलिए दिशाएं हैं ना, आप जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाते हैं। ऊपर आपका मतलब कहने का मतलब कि जिधर आपका उत्तर होता है उधर इसका जो है क्या होता है, साउथ पोल हो जाता है। उत्तर की तरफ इसका साउथ पोल हो जाता है, मतलब दक्षिण ध्रुव हो जाता है। और दक्षिण की ओर इसका कौन सा हो जाता है, नॉर्थ पोल हो जाता है। क्योंकि आपस में एक दूसरे को ये क्या करते हैं, जो है एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं। ये एक चुंबक की प्रॉपर्टी होती है, किसका मतलब कहा जा सकता है कि इसकी विशेषता होती है कि जब भी इसको एक रस्सी से लटकाया जाएगा तो चुंबक का जो नॉर्थ पोल होगा, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि आपका नॉर्थ ध्रुव होगा, वो किधर के साइड फेस करेगा, वो आपका जो है आपके दक्षिण के साइड फेस करेगा। और जो आपका साउथ पोल होगा वो उत्तर के साइड फेस करेगा। इसको आप ध्यान दे दीजिएगा, उल्टा होता है, ठीक है। जो ज्योग्राफिक मतलब आपका कहने का मतलब कि जो आपका वास्तविक में जो दिशाएं होती हैं, नॉर्थ दिशा की ओर इसका साउथ पोल होगा। ये नॉर्थ, अगर साउथ दिशा होगी तो साउथ की तरफ नॉर्थ पोल होगा, और जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ दिशा की तरफ होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब उल्टा होता है, दिशाओं से जस्ट उल्टा इनकी पोलरिटीज़ लटकती हैं, ठीक। और भी इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि चुंबक को जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स में काटा जाएगा, मान लीजिए बीच बीच में से काट दिया गया, तो जितने भी इसमें से निकलेंगे, इसके जितने भी टुकड़े निकलेंगे, सारे ही आपस में अपने में क्या होंगे, चुंबक होंगे, ठीक है। तो चुंबक की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको आपके मतलब एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चुंबक कब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब कब आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षण देते हैं और कब एक दूसरे को चिपकाते हैं, तो जब आपस में नॉर्थ पोल मिलेगा तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, मतलब ये दोनों आपस में चिपकाएंगे नहीं, ये जो है क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, ठीक। लेकिन एक नॉर्थ पोल आ गया और एक साउथ पोल है, जैसे मान के चलिए एक ऐसा मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ वाला है, नॉर्थ ध्रुव है, और एक मैग्नेट है जिसका ये साउथ ध्रुव है, तो आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को चिपका लेगा, ठीक है, आपस में एक दूसरे के समीप आ जाएगा। लेकिन अगर इसका भी नॉर्थ आ गया और इसका भी नॉर्थ आ गया तो क्या करेगा, दूर भगाएगा, और ज़्यादा दूर भगा देगा, ठीक। तो ये इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए बात समझ में आ रही है? तो आप कह सकते हैं कि जब सेम साइन होता है, जब समान ध्रुवें होती हैं, तो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्ष करती हैं, और जब डिफरेंट होता है तो आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षण बल मतलब प्रोवाइड कराती हैं, ठीक। उसका क्वेश्चन आया था कि ये, हाँ, तो आपका ये हो गया चुंबकीय पदार्थ हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लिखा हुआ था कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यूँ तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण आपका लाल अस्थि मज्जा में होता है। याद रख लीजिएगा कि लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में अस्थि मज्जा भी आया हुआ है केवल और केवल, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और जो आपका श्वेत रक्त कणिका होती है उनका निर्माण कहाँ होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? इनका निर्माण आपके किस में होता है? याद रखिएगा, वैसे तो आपका आंसर अगर अच्छे लेवल पर पढ़ा जाए तो येलो बोन मैरो में होता है, यानी कि पीले अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार आपके श्वेत अस्थि मज्जा भी दे देता है, तो अगर श्वेत अस्थि मज्जा भी दे देता है तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो श्वेत या फिर वैसे तो पीला कहा जाता है, येलो बोन मैरो में होता है, लेकिन कभी कभार आपके ऑप्शन में श्वेत अस्थि मज्जा भी दे देता है, तो श्वेत अस्थि मज्जा में भी हो जाएगा, लेकिन वो किसका होगा? व्हाइट बोन मैरो का होगा। व्हाइट बोन मैरो यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ, अगर आपसे पूछता है, ठीक है। अच्छा, ये अस्थि मज्जा होता क्या है अगर मैं आपको बता दूँ, तो जैसे हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी इंसान की या फिर कहीं की भी हड्डी है, तो हड्डियों के बीच में क्या होता है? जगह होता है। हड्डियाँ हमेशा खोखली होती हैं बीच अंदर से, ठीक है। ये अंदर से खोखली होती हैं और इसी खोखले में कुछ चीज़ें भरी होती हैं, ठीक है। जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे वो उसको जानते भी होंगे, इन्हीं हड्डी के बीच में कुछ भरा होता है। इसी जो हड्डी के बीच में जो भरा होता है, जो पोर्स होता है, इसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। यही इसमें अस्थि मज्जा होता है, और इसी में जो है किसका निर्माण होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, या फिर रक्त का भी निर्माण आप कह सकते हैं, इन्हीं अस्थि मज्जाओं के बीच में होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, लिखा हुआ था कि बल्ब की तंतु किससे बनी होती है? तंतु क्या होता है?
आपने अगर एक बल्ब पे गौर फरमाया होगा, बल्ब को देखा होगा, तो बल्ब कुछ इस प्रकार से उसके अंदर एक आकृति बनी होती है और एक कुछ इस प्रकार से ऐसे बल्ब एक होता है, ठीक है। तो अगर आपने बल्ब पे गौर फरमाया होगा तो ये जो आकृति होती है इसी को तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को तंतु कहते हैं, ठीक है। फिलामेंट इसी को कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, फिलामेंट कहते हैं। तो ये फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। टंगस्टन का बना होता है ये, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपसे पूछा गया था कि खनिज तथा अयस्क का क्या अभिप्राय है। खनिज और अयस्क का क्या अभिप्राय है? तो खनिज का होता है मिनरल्स और अयस्क का होता है ओर, ठीक है। तो ओर और मिनरल्स के बारे में पूछा हुआ था। देखिए खनिज क्या होती हैं? कुछ ऐसे जो है यौगिक होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, भिन्न भिन्न धातुओं को या फिर धातुओं के अयस्क को हम क्या कर सकते, धातुओं को हम कहा जाए, भिन्न भिन्न धातुओं को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। खनिज यानी कि मिनरल्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें से हम भिन्न भिन्न धातुओं को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था NaCl, KCl, CO3, ये इन सबों का क्या है, ये सब आपके मिनरल्स हैं, खनिज हैं, ठीक है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, देखिए Na को अलग कर लेंगे, Na क्या हो गया, एक आपका धातु हो गया, Na एक धातु है, ठीक है। तो इसमें से जब हम धातुओं को निकाल सकते हैं, NaCl में से हम Na को निकाल सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, Na एक धातु है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एक यौगिक, आप देख सकते हो। सुनिए, अगर बात किया जाए तो थोड़ा बढ़िया समझा जाए इसको, NaCl क्या है, एक यौगिक है, यानी कि एक कंपाउंड है, और हम इस NaCl में से काट करके Na को निकाल सकते हैं। Na क्या होता है, सोडियम होता है, आप सभी जानते हैं सोडियम होता है, ठीक। तो सोडियम को अगर हम निकाल सकते हैं, और सोडियम एक क्या होता है, मेटल होता है, यानी कि एक आप कह सकते हैं एक धातु होती है। तो इसमें से हम धातु को निकाल ले रहे हैं, इस कारण से हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक खनिज है, ठीक। तो ऐसे यौगिक जिसमें से हम धातु को निकाल सकें वो सारे क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा ये NaCl किसका फार्मूला है? अगर बोला जाए NaCl किसका फार्मूला है, तो आप जानते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट भी इसको कहा जाता है। जो खाने का जो नमक होता है उसको हम NaCl कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अयस्क के बारे में पूछा हुआ था। अयस्क क्या होता है दोस्तों? ओर होते हैं। ओर होते हैं ऐसे कुछ, आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे धातु या फिर ऐसे धातु तो नहीं कह सकते हैं, कुछ ऐसे मतलब मिक्सचर होते हैं, कुछ मिक्सचर कहा जाए, मतलब मिश्रण होते हैं जिसमें कई सारे या फिर एक से ज़्यादा क्या होता है, धातु मिले होते हैं, कई सारे धातु उसमें मिले होते हैं, और उसमें से हम धातुओं को क्या करते हैं, निकाल करके अलग कर सकते हैं, ठीक। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा कि क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, कुछ ऐसे खनिज या फिर कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं। खनिज ही कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे खनिज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अयस्क उन सैलों को कहते हैं, सैल मतलब पत्थर की तरह कुछ होता है, ठीक है, सैलों को कहते हैं जिसमें खनिज है, खनिज हो, कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो, अयस्क खनन करके बाहर आता है। कहने का मतलब कि या तो इसमें कोई खनिज हो या तो कोई धातु, मतलब कहने का मतलब ऐसा कुछ है कि ओर्स अगर आपसे पूछता है या फिर अयस्क पूछता है, तो अयस्क हम उसको कहते हैं जिसमें से हम क्या कर सकें, एक या फिर एक से ज़्यादा हम क्या कर सकें, धातु या फिर खनिज निकाल सकें, खनिज या फिर धातु कुछ भी निकाल सकते हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ऐसा कुछ है कि अयस्क के अंदर क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा खनिज हो सकते हैं, और खनिज के अंदर क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा या फिर एक से ज़्यादा धातु हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। चलिए, तो इनका जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इनका एग्जाम्पल बताइए, तो जैसे बॉक्साइट होता है, सिल्वर होता है, हाँ, कोरंडम होता है, ये सब आपके होते हैं। कभी कभार पूछ देता है कि बताइए बॉक्साइट किसका खनिज है, ठीक है, या फिर किसका अयस्क है, खनिज नहीं पूछेगा, बॉक्साइट किसका अयस्क है ये पूछ देगा, सिल्वर किसका है, कोरंडम किसका है बताइए। तो ये सब आपको कभी कल बताना पड़ता है, इसको आप देख लीजिएगा, आपके बुक में लिखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ था विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखो, ठीक है। सुचालक और कुचालक ये क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। सुचालक उन पदार्थों को कहते हैं जो अपने थ्रू या फिर अपने से जो है क्या कर सकता है, विद्युत को पास होने देता है। जैसे मान के चलिए एक विद्युत का जो तार होता है, जैसे लोहे का तार है, लोहे में क्या होता है, करंट चला जाता है। अगर लोहे में करंट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें करंट चला जा रहा है, जिसमें करंट जो है पास हो सकता है, उसमें से निकल सकता है करंट, उन चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत का सुचालक कहते हैं। मतलब इसमें चालन करने देता है। सुचालक मतलब जो चालन करने दे, और कुचालक मतलब जो विद्युत का चलन या फिर चालन नहीं करने दे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक जो है
आपका चालक मतलब उसमें चालन नहीं करने देता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि कोई एक, आप सभी जानते हैं ना कि कोई एक तार भी है, उसके अंदर मान लीजिए कहीं अगर एक कहा जा सकता है कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी या फिर कहीं एक विद्युत पास हो रहा है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा कहीं से पास हो रही है, और उसके ऊपर मान लीजिए अगर हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर हम प्लास्टिक से छुएं, मतलब प्लास्टिक से अगर टच करें तो हमको करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर यही प्लास्टिक की जगह लोहा होता और इस तब छूते तो हमको करंट लग जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोहा है ये अपने से जो है क्या करने दे रहा है, अपने अंदर जो है ये कहा जा सकता है कि विद्युत को पास होने देता है। तो लोहे में जो है विद्युत आते आते हमारे शरीर में आ जाता है और हमको करंट लग जाता है। ठीक, अच्छा, कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि हमारा जो शरीर है वो विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है? हमारा जो शरीर है वो विद्युत का सुचालक है या फिर कुचालक है? तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो शरीर होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप देखते होंगे कई सारे पिक्चर वगैरह में दिखाता है कि एक आदमी अगर किसी एक बिजली के खंभे को पकड़ रहा होता है, उसको करंट लग रहा होता है, और उसको अगर कोई दूसरा आदमी भी आकर के छू देता है तो उसको भी करंट लगने लगता है। ऐसा होता है ना, ठीक है, दूसरा आदमी अगर इसको छू देता है तो इसको भी करंट लगने लगेगा। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई ये आदमी जो है अपने थ्रू करंट पास होने दे रहा है, मतलब इसमें से करंट निकल करके इस आदमी में गया, तो इस कारण से आदमी जो होगा, वो इंसान जो होगा, वो विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो यहाँ पे 2 सुचालक और 2 कुचालक के नाम लिखने थे। तो सुचालक में क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा जो सुचालक होता है विद्युत का, जो सबसे अच्छा सुचालक होता है वो क्या होता है, सिल्वर होता है। सिल्वर मतलब आप जानते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो आप कहेंगे कि चांदी का क्यों नहीं तार बनाया जाता है? इस कारण से नहीं बनाया जाता है क्योंकि बहुत महंगी आती है चांदी। ठीक है, कुचालक में रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब कुचालक हो जाएगा। ठीक है, मतलब नॉन कंडक्टर हो जाएगा। चलिए, उसका लिखा हुआ है यदि पृथ्वी पर सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर सभी पौधे समाप्त हो जाएंगे दोस्तों तो जंतु जगत ही समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि पौधे ही क्या करते हैं, हमें जो सबसे मेन बात कि हमको जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद से खाना, जो भोजन हमारा होता है वो पौधों से कहीं ना कहीं होकर के आता है। आपने अगर खाद्य श्रृंखला पढ़ा भी होगा तो खाद्य श्रृंखला में आपने देखा होगा कि जो सबसे पहला इसका जो घटक होता है वही क्या होता है, आपका पेड़ पौधे होते हैं। ऐसा कुछ होता है, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब कि जो सबसे मेन जो प्रोड्यूसर होता है वही क्या होता है, पौधा होता है। अगर पौधे नहीं होंगे तो हमें अपना जो है भोज्य पदार्थ मिल ही नहीं पाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक, ये कहने का मतलब ये है कि आपका जो पृथ्वी पे अगर पौधे समाप्त हो जाएंगे, तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, यदि पृथ्वी पे सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा, मानव जीव जंतु समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे। भोजन जब नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन आप जानते हैं कि बेसिक नीड होता है, पानी भी कि कहीं ना कहीं घटने लगेगा, तो ये कहने का मतलब कि आपका जो है जीव जगत ही आपका समाप्त हो जाएगा अगर पेड़ पौधे समाप्त हो गए। इस कारण से पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। चलिए, खाद्य श्रृंखला क्या है? आप सभी जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव पे दूसरे जीव से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। जैसे आपका एक जीव हो गया, इसको अगर समझा जाए, एक जीव हो गया आपका पेड़ पौधा जीव है, इसको खाया किसी छोटे मोटे कीट पतंगों ने। ठीक है, किसी कीट पतंगों ने मान लीजिए खा लिया, छोटे बहुत कीड़ों ने खा लिया। इस कीड़े को किसी बड़े एक सांप बिच्छू या फिर कोई एक बड़ा जानवर कोई खा लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्रकार से अब सांप जब मरेगा तो इसको फिर से जो है छोटे छोटे आपके कीड़े मकोड़े या फिर कुछ जो ऐसे स्क्रिवेंजर्स होंगे वो खा लेंगे। ठीक है, फिर जब ये मरेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये बन जाएंगे क्या, ये जब छोटे बहुत जो कीट पतंगे होते हैं जो कहा जा सकता है कि मरे हुए या फिर डेड और डीके को खाते हैं। डेड और डीके मतलब सड़े हुए या फिर मरे हुए चीज़ों पे लगते हैं। ठीक है, वो फिर से क्या होते हैं, आप जानते हैं कि खाद बन जाते हैं। खाद मतलब आप जानते हैं ना, मिट्टी की तरह कुछ बन जाते हैं और फिर से वो जो है किसके लिए यूज़ हो गए, फिर से वो जो है आपके पेड़ पौधे के लिए यूज़फुल हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि यही जो श्रृंखला है, एक ऐसे जो श्रृंखला हमेशा चलती रहती है कि पेड़ पौधे उसको कोई और खाया, उसको कोई और खाया, उसको कोई और खाया। ठीक है, ऐसे करते ये जो श्रृंखला चलती रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होता है। किसके लिए? जिसमें भोजन के लिए सभी जीव एक दूसरे जीव पर निर्भर होता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव पर दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ था मानव के रक्त वर्ग के सभी प्रकार और उनमें पाए जाने वाले प्रतिजनन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। यानी कि आपका क्या लिखना था, एंटीबॉडी और आपका सब इसमें लिखना था आपको।
ठीक है, चलिए तो लिखिए जल्दी से। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं तो आप जानते हैं 4 ही होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और क्या होता है, एक ओ होता है। ए बी और ओ, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब कि प्रतिजनन में दिया हुआ है कि इसमें प्रतिजनन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखा हुआ था कि ए और बी जो है आपके दोनों ही प्रतिजनन में आते हैं और प्रतिरक्षी में ए और बी में से कोई नहीं आता है। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा। आप इसको जो है इसमें तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कई कॉल पूछ देता है कि बताइए कि ये जो है किसके द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, ये जो आपका वर्गीकरण है किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर इनका नाम था। ठीक है, इनका नाम कार्ल लैंडस्टीनर था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा ये वर्गीकरण किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ था विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। ठीक, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा, धारा मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ करंट, करंट मतलब कभी भी धारा कब होती है, धारा जैसे जल में भी धारा होता है। ठीक है, जल की भी धारा होती है, आप सभी जानते हैं ना, जल में भी धारा होती है। ऐसे ही विद्युत धारा भी होती है। विद्युत धारा या फिर कोई भी धारा कब उत्पन्न होगी, जब किसी भी चीज़ का प्रवाह हो रहा होगा। जैसे जल में क्या होता है, जल का प्रवाह होता है तो जल में धारा बन जाती है। इसी प्रकार से जब विद्युत में धारा बन रही है, यानी कि विद्युत में भी किसी चीज़ का प्रवाह हो रहा होगा। अब किस चीज़ का प्रवाह होता है, तो यहाँ पे आवेशों का प्रवाह होता है। आवेश मतलब चार्ज। ठीक है, जो चार्ज होते हैं उनका प्रवाह होता है। अब चार्ज में कौन से चार्ज का प्रवाह होता है, तो आप जानते हैं कि हमेशा जब भी बैटरीज या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं तो इसका एक आपका पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। हमेशा ही जो विद्युत धारा है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर निकल करके जाती है। हमेशा ही विद्युत धारा जो है वो क्या करती है, दो टाइप के करंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक कन्वेक्शनल करंट, आपके में पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो उत्पन्न हुई करंट होता है वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आते रहता है। और एक होता है कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट, ये हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों करंट्स होते हैं। हालांकि आपको केवल और केवल ये पूछा हुआ था, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये पूछा था कि बताइए कि विद्युत धारा किस क्या तात्पर्य है। तो विद्युत धारा आप सिंपल सा लिख देंगे कि आवेश की प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आवेश की जो आपका विद्युत धारा होता है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई से हम इसको दर्शाते हैं। आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, मतलब ये क्यू का मतलब हो जाता है चार्ज या फिर आवेश, इसको हम चार्ज या फिर आवेश आप कह सकते हैं, और कहा जाए इसको चार्ज या फिर आवेश कहते हैं। और टी को हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। और जब भी नीचे कहीं टी आता है तो आप उसमें जो है दर लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे टी अगर आता है तो आप जान सकते हैं कि किसी भी चीज़ का दर होता है। तो चार्ज प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं या फिर आई कहते हैं। ठीक है, आई का मतलब करंट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या फिर विद्युत धारा होती है। ठीक, चलिए इसकी असाई मात्रक एम्पियर होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो 2018 का पेपर था वो समाप्त हुआ। 2019 के पेपर पे आ जाते हैं। देखिए 2019 के पेपर में ही भी वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया 2018 वाला। इसका एसआई मात्रक पूछा हुआ था, एम्पियर होता है। और सबसे पहला ही क्वेश्चन आ गया 2019 में कि विद्युत धारा का मात्रक बताइए, तो एम्पियर। ठीक, याद समझ में आ गया, तो आपको याद कर लीजिएगा। अभी से 3 चीज़ें होती हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, याद रख लीजिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है, COULOMB, कूलम्ब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कूलम्ब होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, कोई बताएगा, वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट दोस्तों मात्रक होता है वोल्टेज का। ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का भी मात्रक होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या कह सकते हैं कि आप इसको वोल्टेज भी कहते हैं या फिर इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। लिखा हुआ है हेमेटाइट किसका अयस्क है, हेमेटाइट किसका अयस्क है। हेमे, जब भी कहीं पे भी हेमे लगा होता है तो आप जानते हैं क्या होता है, वो लोहे से संबंधित होता है। तो हेमेटाइट किसका अयस्क हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन कहा था कि आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, ठीक है, कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। इसी प्रकार से पूछ देगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। इसी प्रकार से अन्य पूछ देगा, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। ठीक,
मिश्र धातु है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था और 4 ऑप्शन लिखा हुआ था, तो मिश्र धातु आपका पीतल एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, भारत में एनीमिया का कारण क्या है? एनीमिया का कारण, ऐसे तो खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, आप सभी जानते हैं। खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। खून की कमी क्यों होगी आप सभी जान सकते हैं। 4 ऑप्शन से ऐसा लिखा हुआ था कि उपरोक्त सभी हो जाता है। ठीक है, चलिए, लिखा हुआ था उप परिवर्तन का कारण क्या है? तो उप परिवर्तन मतलब म्यूटेशन का कारण है जीन परिवर्तन। ठीक है, अचानक से जब जीन में परिवर्तन आ जाता है तो उप परिवर्तन हो जाता है। उप परिवर्तन मतलब कि भाई अचानक से कहने का मतलब कि किसी में परिवर्तन आ जाए, जैसे जो बाप और माँ का गुण जो होता है वो कोई भी गुण जो है बच्चे में ना आता हो, तो उसी को हम कहते हैं क्या? उप परिवर्तन, म्यूटेशन। ठीक, चलिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अति लघु उत्तरीय पे आते हैं। लिखा हुआ था पिग आयरन किसे कहते हैं? तो पिग आयरन जो है लिखा हुआ है वत्सा भट्टी के से प्राप्त लोहे को ही हम क्या कहते हैं? पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहे को ही हम क्या कहते हैं? पिग आयरन कहते हैं। तो इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। पिग आयरन एक लोहे का ही अयस्क, आपका लोहे का अयस्क है। ठीक है, लौह आयरन कहलाता, लिखा हुआ है वात्या भट्टी से प्राप्त लौह अयस्क या फिर लौह आयरन कहलाता है। ठीक है, चलिए, लिखा हुआ था विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत धारा के दो तीन आपके क्या होते हैं? प्रभाव होते हैं। जैसे एक होता है कि भाई विद्युत धारा जो है ऊष्मा प्रकट करता है, और एक होता है कि लाइट प्रकट करता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ना कि कभी कभार जो है विद्युत धारा को हम यूज़ करके और अपने प्रेस को चला देते हैं। प्रेस आप सभी जानते हैं ना, प्रेस जिससे आप कपड़ा इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं। ठीक है, प्रेस को चला देते हैं। कभी कभार आप इसको जो है इसका यूज़ करके आप किसी हीटर वगैरह को जलाते हैं। तो वो क्यों हो पाता है? क्योंकि इसके पास जो आपका विद्युत धारा होती है उसके पास एक थर्मल प्रॉपर्टी होता है, या फिर कहा जा सकता है ऊष्मीय प्रभाव होता है, और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी चीज़ को चिपकाने का भी प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पूछा हुआ था। ऊष्मीय प्रभाव ऐसा कुछ होता है कि जब भी कहीं से भी विद्युत धारा पास हो रही होती है, आप देखते हैं कि कभी कभार किसी तार में से अगर बहुत हाई क्वालिटी का करंट पास हो रहा होता है, या फिर आप कहीं किसी तार से आप एसी वगैरह या फिर जो हीटर वगैरह चलाते हैं, तो देखते हैं कुछ समय बाद वो तार क्या होता है? गर्म हो जाता है ना। तो वही जो गर्म होता है वो क्यों गर्म होता है? क्योंकि विद्युत धारा का एक प्रभाव होता है जिसमें वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या? हीट जो है प्रोड्यूस करता है या फिर ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो उसी प्रभाव को, ऊष्मा उत्पन्न करने की प्रभाव को क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। वही लिखा हुआ है जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर ऊष्मा, ये जो है क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। यही घटना क्या कहलाती है? विद्युत यही आपका क्या कहलाती है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। लिखा हुआ था रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया जो 2018 में आया। वही 4 प्रकार के ए बी और ओ। ठीक है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा जो सर्वदाता समूह है और कौन सा सर्वग्राही समूह है। तो सर्वग्राही और सर्वदाता, सर्वदाता कौन सा है? तो ओ होता है। ओ जो है ये सर्वदाता है, किसी को भी दे सकता है। ठीक है, और सर्वग्राही कौन सा है? ए बी है। ए बी किसी से भी ले सकता है। ए बी किसी से जो है खून ले सकता है। ए बी जो है, ए बी वो ग्रुप वाला व्यक्ति किसी से भी खून ले सकता है। ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा। चारों में से किसी से भी ले सकता है। और ओ वाला व्यक्ति किसी को भी दे सकता है, ये सबको दे देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन ले किसी से नहीं सकता है। दे सबको देगा, लेकिन ले केवल और केवल ओ वाले से सकता है। जो ओ वाला रहेगा व्यक्ति उसी से ये ले सकेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा हुआ है योगात्मक की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये जो है आपके चार्ल्स डार्विन ने दिया था, याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर होगा। थैलेसीमिया रोग क्या कारण कि रोग के लक्षण बताइए, आपसे पूछा हुआ था। थैलेसीमिया रोग के लक्षण बताइए। तो चेहरा सूखा होना, लगातार बीमार रहना, वजन बढ़ना या फिर ऐसा, ये सब आपके लक्षण है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब बीमारी के लक्षण, बीमारियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। फिर से देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि खाद्य श्रृंखला क्या है? तो ऊपर ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसको कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं था।
ठीक है। आखिरी आपका पेपर आता है 2020 का पेपर। 2020 का पेपर लिखा हुआ था कि तृतीयक उपभोक्ता है। मैंने आपको बताया था ना अभी कि पेड़ होता है, पेड़ को कोई छोटे बहुत कीड़े मकोड़े खाए, कीड़े मकोड़ों को कोई सांप खाया, सांप को फिर मर गया तो इसको छोटे छोटे क्या खाए, फिर कोई ऐसे स्क्रिवेंजर्स या फिर कीड़े मकोड़े खाए जो कि डेड या फिर डीके यानी कि मतलब सड़े या फिर गले चीज़ों पे लगते होंगे, है वो चीज़ें खा लिया, तो इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो तृतीय श्रृंखला में क्या आ रहा है, पेड़ को छोटे बहुत कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़ों को कौन खाया, सांप खाया, मैंने बोला ना। तो पेड़ पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो तृतीयक में क्या आ जाएगा, सांप हो गया। जो चीज़ मतलब छोटे बहुत जीव जंतु को खाते हैं, जैसे सांप हो गया, शेर हो गया, ये सब आपके हो जाएंगे, भालू हो गया, ठीक है, ये सब आपके आ जाते हैं। चलिए, उपधातु क्या है, उपधातु क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि एक होता है धातु, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, ठीक है, एक होता है अधातु, और इन धातु और अधातुओं के बीच में आता है क्या, उपधातु। उपधातु ना तो धातु होते हैं ना तो अधातु होते हैं, इनमें दोनों का ही जो है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि धातु की एक प्रॉपर्टी होती है, या फिर धातु का एक कहा जा सकता है कि इसका एक विशेषता होता है कि ये क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको ये डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, मांग सकते हैं, ठीक। लेकिन इन दोनों के बीच में जो है एक आता है उपधातु, ये क्या कर सकते हैं, ये ले भी सकते हैं और मांग भी सकते हैं, दोनों मतलब ये मतलब दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकती हैं और दे भी सकती हैं, याद रखिएगा, ऐसी मतलब एलिमेंट्स, ऐसे आप कह सकते हैं एलिमेंट्स कहिए, ठीक है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, ठीक है, ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे, उपधातु कहते हैं, ठीक। ऐसा होता क्या है, क्यों है, क्योंकि आप अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, ठीक है, कि जिसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, या फिर आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो यूजुअली क्या होती है, उपधातु होती है, ठीक है। तो उपधातु कुछ ऐसा क्या क्या है, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, सिलिकन वगैरह भी आपकी उपधातु में ही आती है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। उसका लिखा हुआ था, उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत गति के सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, ये नाम था लैमार्क साहब ने दिया था, ठीक है। नोबल गैस का उदाहरण बताइए। नोबल गैस आपके आखिरी वाले गैसेस होते हैं जिसको नोबल गैस कहते हैं। आखिरी वाला जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है, एक पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें जो सबसे आखिरी में जो तत्व लिखे रहते हैं, आखिरी वाला एकदम, उसको हम नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अक्रिय होते हैं, इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है, अक्रिय पदार्थ भी कहते हैं, अक्रिय, नोबल, ठीक है, ये सब इनके नाम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे होते हैं, पूरा 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो भाई जिसके पास सब कुछ भरा रहेगा तो वो क्या किसी से लड़ाई करने जाएगा, नहीं जाएगा किसी से, ना ये लड़ाई करते हैं ना किसी से मित्रता करते हैं, ये अपने आराम से नोबल रहते हैं। नोबल मतलब राजा महाराजाओं की तरह बैठे रहते हैं, इनको कोई काम नहीं रहता है, ठीक। इसको हम नोबल गैस की कहते हैं। इनके जस्ट पहले वाले को, मतलब इनके जस्ट पहले वाले को हेलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं, याद रखिएगा, हेलोजन कहते हैं। और इधर अगर देखा जाए बीच में, देखिए बीच में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो छोटे रहते हैं, जो आप अगर पीरियोडिक टेबल को आपने देखा होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कुछ होता है, ठीक। बीच में होते हैं कुछ छोटे, मतलब कम ही थोड़ा छोटा होता है, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ये आपका अर्थ मेटल और रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। खैर आप लोग इसको जानते होंगे और पढ़ लेंगे, एक बार देख लीजिएगा आप अपने बुक से भी, ठीक है। तो हेलोजन सबसे आखिरी से एक पहले वाला और सबसे आखिरी वाला नोबल गैस कहलाता है। इसमें आपके क्या आते हैं, आर्गन आ गया, रेडॉन आ गया, ये सब आपके नोबल गैसेस में आते हैं। नियॉन आ गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, नोबल गैस होते हैं। लिखा हुआ है जीवित द्वारा जनित, क्या लिखा हुआ है, जनित द्वारा ऊर्जा रूपांतरित होता है, ठीक है, यंत्रित ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ये क्या लिखा हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी लिखा हो जनित द्वारा या फिर जनित द्वारा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लिखा हुआ एड्स किस विषाणु द्वारा होता है, तो ये इसका एड्स के विषाणु का नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो, और ये क्या लिखा हुआ है, एड्स जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी, क्या लिखा हुआ है, HIV, इसका वायरस का नाम पूरा सही से नहीं लिखा हुआ है। ये होता है क्या, एक मिनट बताता हूँ,
वुमेन, इसका एक बार आप देख लीजिएगा, मेरे दिमाग में नहीं चढ़ रहा, एकदम ऊपर ही है लेकिन दिमाग में नहीं चढ़ रहा, कभी कभार ऐसा हो जाता है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, इसका क्या नाम होता है पूरा, मेरे दिमाग में चढ़ नहीं रहा। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। HIV वायरस होता है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा, इसको जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या फिर ऐसे कुछ कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक उपचार किसको कहते हैं, ये सब आपका थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, तो इस कारण से मैं नहीं बता रहा हूँ। लिखा हुआ है किसी परिपथ में एम्पियर धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, किसी परिपथ में एम्पियर 5 एम्पियर धारा, यहाँ पे देखिए 5 लिखा होता है, थोड़ा सा राइटिंग अजीब लिखा हुआ है। ठीक है, 5 एम्पियर की धारा जो है 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, आवेश इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया था, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, तो I क्या होता है, करंट होता है, ये करंट इज मतलब I इक्वल टू Q/T होता है। तो Q क्या होता है आपका, आवेश होता है, और T क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है। तो चूंकि आवेश आपको निकालना था, तो आवेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू हो जाएगी I इंटू T, मतलब करंट इंटू समय। तो करंट कितना लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऊपर दिखा हुआ था, अभी आप अगर देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 5 एम्पियर करंट है। एम्पियर जब दिया हो तो समझ लीजिए करंट है। तो I की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 हो जाएगा। और टाइम कितना दिखा है, 1 घंटा। 1 घंटे में सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड में लिखा जाता है। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 घंटे में 60 मिनट। ठीक, तो कुल मिलाकर के 1 घंटे में कितना मिनट, एक घंटे में कितना सेकंड हो गया, बात समझ आ रही है, 1 घंटे में कितना सेकंड हो गया। तो 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटे में 60 मिनट, यानी कि 60 × 60 करना पड़ेगा, तब आपका सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, 3600 सेकंड होता है, वैसे आप जानते भी होंगे 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 5 × 3600 कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 × 3600 करने पे कितना आ जाएगा, 18,000 कूलम्ब आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कूलम्ब, इसका हमने बताया है कि इसका जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। ठीक, चलिए यूनिट का विशेष ध्यान देना है, यूनिट हिसाब से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ पेपर्स थे दोस्तों, जो आपके अब समाप्त होते हैं। 2018, 19, 20 ये तीनों के पेपर हमने सॉल्व कर लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपसे रिपीट किए जाते हैं, और इस कारण से आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।